एक यंग एज बहुत ज़्यादा पॉइजन इंटेक कर ली क्योंकि लोगों में सहनशीलता नहीं। मतलब बहुत माइनर चीज़ों पर लोग जहर खा के आ रहे हैं। मैं सेटअप मेरे पिताजी ने हमें बना के दिया, हम चला रहे हैं इसको। प्रेशर हर किसी पर आता है, मेरे पास भी आता है, लेकिन इसमें संयम नहीं होना चाहिए। अगर अपना कोई स्वजन या प्रियजन बीमार हो जाता है, ऐसे में ज़रूरत पड़ती है अच्छे डॉक्टर की, अच्छे हॉस्पिटल की। बात अगर सहारनपुर महानगर की जाए, सहारनपुर महानगर में वो सुविधा तो स्वास्थ्य को लेकर अभी नहीं हो पाई है जो हाईटेक सिटी में दी जा सकती है, लेकिन बहुत बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं डॉक्टरों के द्वारा, अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों के द्वारा वो तमाम सुविधा सहारनपुर में देने का प्रयास भी किया जा रहा है जो हाईटेक सिटी में मिल जाती है। यही नहीं, बात करें ऐसे में तलाश होती है एक अच्छे डॉक्टर की, एक अच्छे हॉस्पिटल की। बात की जाए सहारनपुर में दिल्ली रोड पे मां जगदम्बा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक विशेषता यह रखता है जहाँ तमाम बीमारियों का इलाज या ऑपरेशन या ऑपरेटर या सर्जन किया जाता है। साथ इसके पॉइजन पर भी है हॉस्पिटल या हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम जबरदस्त रूप से कार्य कर रही है। बहुत अच्छे परसेंटेज या बहुत अच्छे रेशो में यहाँ के रिजल्ट आ रहे हैं जहर के मरीजों को लेकर। बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि पॉइजन जैसे केसों को कैसे देखते हैं। हमारे साथ हॉस्पिटल के चेयरमैन अंशुल डागर जी जुड़ चुके हैं। जहर विशेषज्ञ माने जाते हैं, रेशो अच्छा निकल जाता है बशर्ते पॉइजन लेने वाला व्यक्ति समय से हॉस्पिटलाइज हो जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद में। और बात यहीं से शुरुआत करते हैं सर, काफ़ी सालों से आप वर्क कर रहे हैं, काफ़ी सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, तमाम बीमारियों का आपने इलाज किया जाता है आपको हॉस्पिटल में, एक अच्छी टीम आप रखते हैं, लेकिन विशेषज्ञ आप जहर के माने आते हैं। जनपद में आपका नाम सबसे बड़ा जहर पॉइजन केसों को लेकर आता है। सर कैसे देखते हैं और इसके लिए किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आती है, कैसे निकल के बाहर लाते हैं मरीज को उस क्रिटिकल क्षेत्र में से जब वो मौत के आगोश में जा रहा होता है? धन्यवाद आपका, आप आए यहाँ पे। और मैं बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि भाई आपके माध्यम से मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ। बेसिकली हम 2019 में हम सहारनपुर में आए जी, और 2021 कोविड के बाद हम लोगों ने अपना जो मेन फोकस जो रखा पॉइजन के ऊपर रखा जी। अब पॉइजन का जो एक दायरा है यहाँ, बहुत यंग एज के, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अपनी जी, संदेश देने के लिए। एक यंग एज बहुत ज़्यादा पॉइजन इंटेक कर ली क्योंकि लोगों में सहनशीलता नहीं। मतलब बहुत माइनर चीज़ों पर लोग जहर खा के आ रहे हैं। क्राइटेरिया ये रहता है कि भाई आदमी खाता तो डराने के लिए है कि भाई चलो मैं अपनी बात मना लूंगा, प्रेशर में लेने के लिए परिवार को, पापा को, मम्मी को, घर वालों को। बट उसको ये नहीं पता होता कि भाई जो तू ले रहा है वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। भाई जहर तो कोई भी हो हानिकारक तो है ही। हालांकि बचाने वाला तो ऊपर वाला है जी, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम अपना 99% अच्छा करें या 100% भी अच्छा करें। लोगों की दुआ से, हमारी दवा से, मेहनत से चीज़ें अच्छी होती हैं, हमारी टीम से। और जो हमारे मेन हैं, हमारे फिजिशियन, मेरे बड़े भाई डॉक्टर समीर वर्मा जी, हमारे आरएमओ डॉक्टर आजम, डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर हुसैन, पूरी टीम, अंकित, उज्ज्वल, मतलब एक पूरी टीम है जी। पहला प्रयास ये रहता है कि भाई हम पेशेंट को आर्थिक स्थिति से रूप से भी उसको दिक्कत ना हो और पेशेंट की जो मेडिकल स्थिति है उसमें हम लोग काम करें। एक्चुअल में क्या होता है, इस तरीके के पेशेंट को प्रेशर ये रहता है कि यार हम हॉस्पिटल में आ गए और हम इतना बड़ा काम हो गया है कि भाई बहुत पैसे लग जाएंगे। तो हमारा प्रायोरिटी ये रहती है कि डबल मार पड़ जाती है। हाँ। तो हमारा पेशेंट बचाना, दूसरा जेब में पैसे जेब में हूँ या, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को बचाने के लिए बड़े से बड़ा इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा और बड़ी से बड़ी दवाई भी लगानी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि यार मैं दबाव ना दूँ उन लोगों पे, मैं पेशेंट भी ठीक करूँ और उनके ऊपर पैसे का भी दबाव ना आए। तो हम लोग क्या करते हैं, भाई जिस पे पैसा होगा वो देगा, भले ही 2 पैसे कम देगा लेकिन वो देगा जरूर। प्रायोरिटी ये रखो कि भाई पेशेंट ठीक हो जाए।
पेशेंट ठीक होगा तो 2 पैसे कम ही दे देगा जी। ठीक, उसके साथ जो दुआ मिलेगी वो उस पैसे को डबल कर देगी आगे चल। मेरी अपनी पर्सनल राय ये रहेगी। दूसरा, यहाँ के लोगों के लिए हमने अपने मन से, मेरा एक अपना मन है, मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली मेरठ से जी, लेकिन यहाँ मेरा अपना एक मन है कि मैं यहाँ एक 200 बेडेड हॉस्पिटल बनाऊँ जिसका रेट पूरे सहारनपुर में किसी के पास ना हो, और आईसीयू का जी, जो गरीब आदमी यहाँ से बाहर जाते हैं जी, जिनका बाहर जाके उत्पीड़न होता है और ये कह दिया जाता है कि भाई यहाँ आपका इलाज नहीं होगा, बाहर चले जाओ, बाहर जाके वो बेचारे लूटते हैं, कटते हैं, कोई बच के भी नहीं आता, लाश को लेके अपने घर आ जाते हैं जी। तो हमारा प्रयास ये है कि भाई हमारा एक विजन है, हम 200 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ तैयार कर रहे हैं जी। प्रयास तो ये रहेगा कि भाई मैं एक भी पेशेंट यहाँ से बाहर ना जाने दूं जो मेरे संपर्क में आएगा जी। बाकी मैं अपनी इस माध्यम से मैं अपने लाइन मतलब डॉक्टर से सबसे कहना चाहूंगा कि भाई सहारनपुर के अंदर कोई बाहर से पेशेंट नहीं आएगा, सहारनपुर के अंदर सहारनपुर के लोग ही हमारे पास आएंगे। अगर मैं उन्हीं को ठीक नहीं कर सकता तो मैं कुछ भी करने लायक हूँ नहीं, मैं यहाँ बैठने लायक ही नहीं। मैं मेरठ जैसे शहर को छोड़ के यहाँ आया, मैं इसलिए आया क्योंकि यहाँ के लोगों में एक सच्ची भावनाएं हैं चीजों को लेकर, मतलब मुंह पे बोलने वाले लोग हैं और साफ दिल के लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ बिलियनियर्स मिलियनियर्स रहते हैं, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, तो उनको लूटने का काम तो कोई करता नहीं वैसे भी। लेकिन ये है कि भाई जितनी मदद की जाए उतनी मदद, मतलब नजरिया मददगार होना चाहिए। हाँ। डॉक्टर भगवान है, उसको भगवान जैसे उसका काम होना चाहिए। लोगों को लगे कि हम जो कहीं गलत नहीं आ गए, लुट नहीं रहे। आपने खुद बोला कि बाहर जाते हैं सिवाय इलाज कराने के, दुख को साथ में लाने को दूसरा वजह नहीं और होती। वो बहुत ही ज्यादा गरीब है तो हम उसको हॉस्पिटल फ्री भी कर देते हैं, हमने करे भी हैं चैरिटेबल, हाँ चैरिटेबल मदद, हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट है तो हम लोग हॉस्पिटल फ्री करते हैं। और हमारे जो संस्थापक हैं रविंद्र गुर्जर जी, उनके स्ट्रिक्ट आदेश हैं और उनका विजन भी यही है कि भाई गरीब को कभी हॉस्पिटल से वापस नहीं भेजना। कोई भी हॉस्पिटल के अंदर आएगा तो पैसे की वजह से वापस नहीं जाना चाहिए। मेरा भी उन्हीं के मार्गदर्शन से मेरा ये उद्देश्य रहता है। देखो गरीब है, गरीब ही जहर क्यों खाएगा आदमी, जहर पैसे की वजह से तो खाएगा। मेरे घर में पैसे की दिक्कत है या मुझे कोई पैसे की जरूरत है या किसी ने मेरे से पैसे मांगे, जब भी आदमी जहर खाता है तनाव में, और मैं उससे यहाँ तनाव बना दूं कि नहीं भाई तेरे को तो पैसे देने पड़ेंगे। 2021 से 2024 में हम लोग खड़े हैं। बात किया जाए पॉइजन केसेज की जाए, कितने केस आज तक आपने सोल्व आउट किए होंगे? तो मान के चलिए एक आंकड़ा जो सामने, एक आंकड़ा मान के चलिए 4 साल के अंदर 2000 से प्लस केस हम देख चुके हैं और अप्रोक्स 1800-1700 केस हम लोग सॉर्ट आउट कर चुके हैं भगवान के आशीर्वाद से, टीम की मेहनत से। पेशेंट ठीक हो गए जा, अब मान लो तुझे 80-90% का जैसे सीधा आपके पास आ रहा है कि जो आप लोगों ने यहाँ से जो परिवार दुख हालत में आए हैं, जो परिवार रोते बिलखते अपने उस पेशेंट को लेकर आए, इसने गलती से किसी विवाद में या प्रेशर में आके जो पॉइजन का शिकार हो गया, उसमें जो है माने तो जो है 80% तक आपने कुछ 80% तक आपने उस परिवार को जो खुशी देने का, एक नवजीवन देने का कार्य किया। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है, पॉइजन भी कई प्रकार के हो जाते हैं। एक पॉइजन हो जाता है किसी कीड़े के, सांप के काटने को उसको पॉइजन में माना जाता है। दूसरा पॉइजन हो जाता है कोई हल्की फुल्की दवाई जाए जो फल जाए जो हमारे खेतों में डल जाती है, वो लोग पी लेते हैं। एक पॉइजन हो जाता है जिसको बहुत स्ट्रिक्ट पॉइजन माना जाता है, बहुत जहरीला पॉइजन माना जाता है, गेहूं में रखने वाली दवाई जो सेल्फास के नाम से जानी जाती है। तीनों कंडीशन में आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? किस पेशेंट पे ज़्यादा वर्क करने की जरूरत होती है? कौन पेशेंट यहाँ से? देखिए बेसिकली क्या होता है, पॉइजन मैंने पहले भी बताया, पॉइजन कोई सा भी जानलेवा होता है, बट आपने जैसा कहा कैटेगरीज होती है। सल्फाज को छोड़ के कोई भी पॉइजन हो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई दूसरा इवन बात करें अगर जो नाक भी काट ले, सांप भी काट ले, जहरीला कीड़ा भी काट ले, ऑब्वियसली असल में नाक काटने का आपने जो बताया, मैंने अभी ये देखा इस सीजन में, बारिश के सीजन में ज़्यादातर रहता है कि सांप ने काटा। अब हमारे यहाँ क्या चलन है यहाँ कि भाई सांप ने काट लिया, चलो झड़वाने चलो, झाड़ फूंक कराने। हाँ, झाड़ फूंक कराने के चक्कर में उसको एंटीवेनम नहीं लगते, आदमी बचता नहीं है। झाड़ फूंक कराने का एक अच्छा ट्रेंड यहाँ चला रखा लोगों ने, जिसकी वजह से लोग बचते नहीं। हमने यहाँ पिछले साल 70% लोग सांप काटे हुए आए थे हमारे पास, जो हमने बचाए हैं। एक बाबूजी आए थे, एडमिट कराया उन्होंने कि बाबूजी मैं झड़वा के ले, वो जबरदस्ती यहाँ से छुट्टी करा के ले गए और बेचारा झड़ते वहाँ एक्सपायर। उसका टीम का हमें भी बहुत दुख रहा कि हम लोगों ने प्रयास करा बचाने को, बच भी रहा था, पर मनगढ़ंत कहानियों की वजह से वो नहीं बच पाया। देखो जो चीज इलाज दवाई है तो दवाई ही है, जिसकी चीज नहीं है वो भाई
आप ठीक हो जाए उसके बाद करवा लो जो करवाना है। झड़वाने से जहर कैसे निकल जाएगा बॉडी के अंदर से? भाई जो चीज एंटीबायोटिक या एंटी वेनम ही करेगा उसको तो झड़वाने का कैसे हो जाएगा? कोई लॉजिक ही नहीं बनता। लेकिन उसमें चमत्कार पे विश्वास करता है भी हमारा देश, या कोई चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार के लिए तो हम भी कहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए तो बच जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रयास तो करते हैं। हमने अपना प्रयास कर दिया, अब ऊपर वाले के हाथ में कि वो क्या चमत्कार करता है। मैं प्रयास ही ना करूं, मैं कह दूं भगवान चमत्कार कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान भी उसी की सुनेगा जिसका प्रयास होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ तो हमारी सुनेंगे। सेल्फास के पेशेंट की आप बात करें, सेल्फास के पेशेंट का रेशियो क्या रहता है? सेल्फास के पेशेंट का रेशियो ये रहता है, पहली बात तो सल्फास एक ऐसी चीज है जो बड़े बुड्ढों ने भी कहा कि भाई सूंघ भी लिया तो भी मर जाता है। लेकिन माता रानी की कृपा से उनके नाम पे हॉस्पिटल है, तो यहाँ लोग बचे भी हैं जिन्होंने सल्फास खाया है, जो समय से पहुंच गया। मिनिमम टाइम होता है उसका 10 मिनट, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम आप कितनी देर में जल्दी पहुंच जाओ। तो अगर वो टाइम से आ गया तो चीजें अच्छी हो जाती हैं, ठीक। वरना सल्फास का कोई ऐसा केस नहीं कि जो जल्द मतलब रिकवरी अच्छी है नहीं। सर माने तो ये कीड़ा काट लेता है, नाग सांप कोई भी काट लेता है, तो फिर वो बंद लगाने की परंपरा रहती है, भाई इसको बंद लगा दिए, बांध दीजिएगा, जहर रुक जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है, हिस्सों में जाता है, पूरे बॉडी में नहीं फैल जाता। लेकिन जब हम ना मुंह से जहर पी जाते हैं, संपर्क में जहर के आ जाते हैं, तो ऐसे में पूरे शरीर में बॉडी में जहर फैलने का काम हो जाता है। परिवारजनों को क्या चाहिए कि जो पहले उसके लिए क्या प्रयास किया जाए घर से, जो बेसिक जिसको आप फर्स्ट एड बोलते हैं, यहाँ तक आने से पहले जो दिया जा सकता है? फर्स्ट एड तो बेसिकली इंजेक्टेबल ही होती है, लेकिन प्रायोरिटी पे हम लोग क्या करते हैं, उसको उल्टी करा देते हैं। मान लो जो भी पेट में होगा, क्योंकि डाइजेशन होने में उन चीज़ों को समय लगता है, वो ब्लड में चली जाती है तो ऑब्वियसली वो हो गई, तो उल्टी करा दी जाए और जल्दी से जल्दी नियरेस्ट कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ भर्ती कराते हैं। उल्टी से मतलब क्या कि ऐसे तो हाथ से हम क्या मतलब घर में क्या चीज हो सकती है कि घर हमारे रसोई में हमने दे दिया, उल्टी आ गई? नमक का पानी लोग बेसिकली यूज करते हैं। नमक का पानी और उंगली अंदर तक करवा के तुरंत उल्टी हो जाती है। हुक्के का पानी भी कहीं पर दे देते हैं लोग। हुक्के का पानी बहुत अच्छा रहता है। बेसिकली हुक्का हर किसी के यहाँ है नहीं। जी जी जी, यहाँ गाँव में नमक के पानी को घी को यूज करते हैं, घी से सीधा पिला दीजिए, गिलास में डाल दीजिए, उसमें करके, उसमें थोड़ा समय ज्यादा भी मिल जाता है, उस समय ज्यादा मिल जाता है, और वो एक आदमी को भी तसल्ली रहती है, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत बेसिकली इस पर डिपेंड करती है। मैं साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ डिपेंड करता है। डॉक्टर अंशुल जी, ऐसे समय में परिवारजनों को क्या नहीं खोना चाहिए? मनोबल नहीं खोना चाहिए, अपनी वो चीजें नहीं खोनी चाहिए जो हॉस्पिटल, क्योंकि वो तो उसने तो कांड कर दिया और परिवार वाले टूट गए, लाने वाले टूट गए, वो पैसे के डर से तमाम चीजें प्रेशर में आ रही। तो ऐसे में सर एक संदेश क्या रहेगा? संदेश मेरा ये है उन लोगों के लिए, मेरे ही परिवार की तरह हैं वो लोग जी, सब लोग अपने परिवार से। मेरा संदेश ये रहेगा कि एक तो अपना हिम्मत ना छोड़े, ये ना सोचे कि जहर खा ले तो बचेगा ही। देखो ऊपर वाला एक परीक्षा लेता है आदमी की, वो परीक्षा लेता है कि भाई देखता हूँ इसको कहाँ तक टूटेगा, और आप पहुँचते टूट गए तो कहेगा इसके बस की है, इसके बस ये मेरा अपना पर्सनल है ना। लेकिन मैं उनको यही देता हूँ चीजें कि भाई आप हिम्मत रखो, आर्थिक स्थिति के लिए मेरा अस्पताल है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप पे जो होगा वही दोगे, नहीं होगा नहीं दोगे। मैं आपके अगर बच्चे को बचा लूंगा, आपके बेटे को बचा लूंगा, या कोई भी आपका जीवन में एक जुड़ाव तो हो जाएगा, मैं आप बचा लूंगा। कल को आप हॉस्पिटल के सामने से जाओगे, कहोगे डॉक्टर साहब ने बचाया, मेरे साथ नतमस्तक होकर जाएंगे। बिल्कुल, मेरे पास आप चाय तो पीना आओगे। मेरा अपना संबंध बनाने का एक मेन मकसद ये है। मेरा 100 बेड का हॉस्पिटल मेरठ में चल रहा है, 50 बेड का हॉस्पिटल हल्द्वानी में चल रहा है, 50 बेड का हॉस्पिटल ये है 40 बेड। तो मेरा मकसद, ना हमारे पिताजी ने कभी हमें सिखाया, ना हमने कभी सीखा कि हम पैसे कमाएं। हमारा मेन मकसद ये रहता है कि हम आदमी कमाएं, संबंध कमाएंगे तो पैसे अपने आप आएंगे। अब मेरे पास 50 आदमी 50 पेशेंट आ गए, तो मैं हर एक आदमी 100 रुपये लूंगा, तब मेरे पास पैसा आएगा। मैं एक ही आदमी से 50,000 ले लूँ तो मेरे पास दूसरा आदमी नहीं आएगा। दूसरा, मैं उन 50 आदमियों से संबंध में उनके घर में जाकर रोटी खा सकता हूँ, ठीक, अपने एक संबंध बना सकता हूँ। कल को मेरे घर में कोई फंक्शन हो, मैं उन्हें बुला सकता हूँ, वो मुझे बुलाएंगे, तो संबंध जितने हो जाएंगे। क्योंकि मैं मान लो मैं रोड पे जा रहा हूँ, अब आपको पता है मेरा हॉस्पिटल है, किसी को थोड़ी पता है मेरा हॉस्पिटल है। कोई मेरे रोड पे मिल जाए, यार डॉक्टर साहब ने हमारी जान बचाई, इनकी मदद कर दो, तो यही तो है इंसानियत। इत्तेफाक कभी कोई किसी के साथ घट जाता है, किसी के साथ भी हो सकती है जी, किसी के साथ भी, इंसान ही तो है। तो जितनी इंसानियत मैं दिखा सकता हूँ लोगों के लिए, जितना मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, मैं करता हूँ। जेडीयू के माध्यम से आप संदेश क्या देना चाहेंगे उन युवाओं को जो आत्मबल कमजोर होने की वजह से ऐसा कदम उठाते हैं, या उन परिजनों को जब ऐसे परिवेश में ऐसे घटनाक्रम में फंस जाते हैं, उनके लिए संदेश क्या रहेगा सर? क्योंकि घटना कभी भी घट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक ही संदेश उन लोगों को रहेगा
देखो ज़िंदगी में मेरी तो बहुत छोटी उम्र है, मैं सेटअप मेरे पिताजी ने हमें बना के दिया, हम चला रहे हैं इसको। प्रेशर हर किसी पे आता है, मेरे पास भी आता है, लेकिन इसमें संयम नहीं होना चाहिए। देखो ये चीज़ समझ लो, आपके एक गलत एक्शन से मेरे पास आए तो हम तो मदद करने के लिए खड़े हैं, हर कोई सॉफ्ट हार्टेड नहीं होता। आप अगर हॉस्पिटल पहुंच गए, भले ही मेरा हॉस्पिटल, तो जान बचाने के लिए हर किसी पे इतने पैसे नहीं होते कि वो घर में इतने पैसे लेके रखे। आपने किसी कर्जे से बचने के लिए जहर खा लिया, आप उन्हें उस कर्जे को तो खत्म कर दिया, लेकिन आगे जो कर्जा आपको होगा उससे आप पीड़ित होगे, आपके माँ बाप पीड़ित होंगे, आपकी पूरी फैमिली सफर करेगी, और बाई चांस आपको कुछ हो गया तो आपके बाद आपके परिवार को देखने वाला है नहीं, रिक्शा नहीं भरी जाएगी। आज अस्पताल के अंदर 100 आदमी आपके परिवार के आगे खड़े हो जाएंगे, 2 दिन 3 दिन बाद आप चले जाओगे, आपकी 13वीं हो जाएगी, 13वीं के बाद आपके परिवार को अकेला ही रहना है। आपके पत्नी बच्चे जो है यतीम वाली जिंदगी जिए, क्या आप चाहते हैं कि यतीम वाली जिंदगी आपके बच्चे जिए? तो अच्छी चीज ये है कि भाई संयम रखो, हौसला रखो, आज खराब है, रात आई है, दिन भी आएगा, ठीक, इसमें संयम रखो, दिन को बीतने दो, चीजों को बीतने दो, और अपना स्वस्थ रहो। तो इतने हमारे साथ में जो है डॉक्टर अंशुल डागर जी, इनका कहना है कि समय बीत जाएगा, दुर्भाग्यवश ऐसा कोई कदम ना उठाए कि आपके परिजन परेशानी में आ जाएं। हम तो मदद के लिए बैठे हैं, ईश्वर ने इस लायक बनाया है, सेवा भाव से आप बैठे हैं, पैसे हो या ना हो तो भी जीवन बचाने का प्रयास करते हैं। पॉइजन का अगर कोई शिकार हो जाता है, जल्दबाजी करे हॉस्पिटल तक पहुंचने की। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, दिल्ली रोड पे हॉस्पिटल है, सक्षम हॉस्पिटल के जस्ट बराबर में माँ जगदम्बा, और तमाम बीमारियों पे आप लोग काम करते हैं, साथ काम करते हैं। पॉइजन पे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।